अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, रूमर्स काफ़ी फैले हुए हैं कि अमेरिका में जो है वो 300 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, और ये करने कौन जा रहा है? इंडिया। क्या ये बात सच है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स हैं, कहीं वो ड्रेन तो नहीं होने वाले, या अगर पाकिस्तान में इतने ही रिजर्व्स है तो फिर पाकिस्तान की आजकल जो सिचुएशन है वो ऐसी क्यों चल रही है, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम लोग बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप फातिमा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, अमेरिका में जो 300 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, और सुनने में आया है कि मोदी सरकार करने जा रही है, इंडिया करने जा रही है। अच्छा, मोदी सरकार डायरेक्टली तो नहीं करने जा रही, लेकिन मोदी सरकार के शेल्टर में यानी रिलायंस ग्रुप, उनका जो मिस्टर अंबानी साहब वहाँ पे, एक आपको पता है कि दैट्स अ बिग नेम नाउ इन इंडिया, बट आई डोंट से ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। सो दे प्लान टू इन्वेस्ट $300 बिलियन। अब वो इन्वेस्ट कहाँ पे करने जा रहे हैं? वो ऑयल रिफाइनरीज, यानी कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करने जा रहा है कि वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी लगेगी जो बड़ी लेटेस्ट होगी, और जो जिसकी एक बड़ी ह्यूज कैपेसिटी है कि वो इतना ऑयल जो है पर डे, इट्स लाइक इन मिलियंस बैरल पर डे के हिसाब से वो उसे रिफाइन कर सकती है। अच्छा, एक तो ऑलरेडी बहुत सारी रिफाइनरीज तो अमेरिका में लगी हुई हैं, लेकिन इस रिफाइनरी में क्या है कि ये वो सारी जितनी भी रिफाइनरीज थी वो सारी थोड़े से पुराने मॉडल यानी कि अपडेटेड थी। अब तो और ये रिफाइनरी जो लगने जा रही है, जिसे कहा जा रहा है कि ये लेटेस्ट होगी, अपडेटेड होगी, अप टू डेट होगी, और इसमें जो है एक बहुत ह्यूज कैपेसिटी भी है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट अब इंडिया ज़ाती तौर पे तो पूरी दुनिया से कह रहा है जी कि हमारे पास इन्वेस्टर आए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए, और इंडिया इज़ नॉट दैट रिच कंट्री टू इन्वेस्ट $300 बिलियन। अब इसके कई इम्पैक्ट हो सकते हैं। चले, एक बात तो ये भी है, मान लिया जी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, लेकिन इसका एक और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है कि क्या ये आप ट्रंप को कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम आपके साथ $300 बिलियन की एक शराकतदारी करने चाह रहे हैं। अगर इंडिया में इतनी पोटेंशियल है तो वो फिर दूसरे मुल्कों से 1 बिलियन $2 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मुल्क में इतने हाथ फैला के क्यों खड़ा है? अगर आपके पास $300 बिलियन ही हैं कि आप यहाँ से निकालेंगे, इंडिया से निकालेंगे, और आप जाके इन्वेस्ट कर देंगे वहाँ पे, और आप इन्फ्लेशन रेट देखें इस वक्त इंडिया में कितना बढ़ा हुआ है। अब ये आप जो पेट्रोल क्राइसिस, जिसको पाकिस्तान में तो खैर बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, ऑल तो क्राइसिस आई हैं, गवर्नमेंट हैव डिड इट्स बेस्ट को उसने से कंट्रोल किया है। अब क्राइसिस है, अब क्राइसिस का मतलब अब आपके क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि हम अपने फॉरेन रिजर्व्स को ड्रेन नहीं कर सकते। पहले कई हुकूमतों ने ऐसे, क्या आप वो वक्त भूल गए कि 2022 में जब सारी दुनिया को पता था कि कल पेट्रोल की प्राइस 160 रुपए से 170 180 रुपए होने वाली है, और हर सूरत में होनी थी, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए क्या किया गया कि उससे अनाउंस कर दिया गया कि नहीं जी 150 रुपए प्राइस कर दी। यानी आपने वो पॉलिटिकल माइलेज तो ले लिए और लोगों की सिंपैथी भी ले ली, लेकिन उस 1-1.5-2 माह में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स इस तरीके से ड्रेन हुए कि पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रह गया। तो ये जो फॉरेन रिजर्व्स का ड्रेन होना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी ऑयल की डिपेंडेंसी। आप 18-20 अरब डॉलर का पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, और आप सब्सिडाइज करके लोगों को नहीं दे सकते। आप कभी ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को ये इतने का पड़ रहा है तो गवर्नमेंट जो है ना इसको सब्सिडाइज करके सस्ता करके लोगों को दे देगी। ये बात नेक्स्ट वो पॉसिबल है। अब इसी सिलसिले में आप अगर अपनी एरियल गुफ्तगू में जाएं, बहुत सारे मुजाहिदीन ने बहुत से कमेंट किए कि नहीं जी इंडिया में तो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी। अरे मुजाहिदीन, आपको मैं मुजाहिदीन किसी और वजह से कहता हूँ। आप लोग आज इंडिया के पेट्रोकेमिकल मार्केट का जायजा लेके देखें, वहाँ पे जो LNG है इसके लिए जाके देखें, द प्राइसेस हैव सूप अप टू डबल्स। आप डबल पे वहाँ पे प्राइसेस चली गई हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ 20% प्राइस बढ़ी है, और वहाँ पे इतने स्वेयर क्राइसिस हैं कि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रगल हो रही है बड़ी तेजी से। लेकिन उनको शायद इतना फील नहीं होता था पहले, जो कि उनकी इकोनॉमी इतनी वो नहीं थी। देखिए, फील तो $1 भी होता है जी। आप फील की बात ना करें। अब सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेंसी
अगर पूरे जो एशिया में है तो वो इंडियन रुपी है, क्योंकि अगर उनकी एक्सपोर्ट्स है तो उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी उससे ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स तो वो कह रही जी हमने इतने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट कर ली, तो इंपोर्ट कितनी की आपने, अब ये भी तो बता दें। फिर आप $85 बिलियन का बजट आपने किस चीज़ पे रखा हुआ है, डिफेंस पे, और डिफेंस आप किससे करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। आपका अमेरिका या रशिया तो दुश्मन नहीं है, या पाकिस्तान के साथ है, या चीन के साथ, जिसके साथ आपका जोड़ ही नहीं बनता, आप उसके साथ डिफेंस करना चाहते हैं। तो देखिए फातिमा, हमारा अगर $9.8 बिलियन का बजट है और हमने उनको एक जो है ना सिर्फ दांत खट्टे नहीं किए बल्कि तोड़ के उनके हाथ पे भी रख दिए, तो फिर क्या फ़ायदा उनके $85 बिलियन के बजट का भी। तो ये जो सब कुछ हो रहा है अब जी $300 बिलियन का, मैं इसे वैसे ज़ाती तौर पे अभी तक एक लॉलीपॉप समझ रहा हूँ कि अगर इंडिया $300 बिलियन अपनी इकॉनमी से ड्रेन करके बाहर ले जाएगा तो इंडिया की इकॉनमी खुद भी कोई इतने अच्छे हालात में नहीं है। सर अगर इंडिया ने इस तरह की चीज़ कही है तो क्या कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान ने भी इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की बात की हो? देखिए हमारा ये ट्रेंड रहा नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। पाकिस्तान की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने रिसेंटली कुछ और मुल्कों में इन्वेस्टमेंट की, और ये होनी भी चाहिए। आप एडवांटेज लेते हैं, आप एरियल एडवांटेज लेते हैं, आप टैक्सेस एडवांटेज लेते हैं, आप लेबर एडवांटेज लेते हैं, आप टेक्निकल एडवांटेज लेते हैं, सारे एडवांटेज होते हैं। अभी तक तो पाकिस्तान जो है ना वो एक सीकर रहा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, हमारे पास कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा, मुझे इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं। और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट होगा? जब ये मिडिल ईस्ट के क्राइसिस जो है ये बड़े स्वेयर है, इससे देखिए तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग हमारे यूएई और फिर बाकी अगर रियासतों में भी लगा लें तो तकरीबन 1 मिलियन और भी लोग हैं जो वहाँ पे हैं। और ये जो क्राइसिस आ रहे हैं ये खाली मिडिल ईस्ट क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस बहुत बड़े होने जा रहे हैं। और बड़े कैसे हो रहे हैं, ये क्राइसिस पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ से निकले हैं, निकल के कहाँ जा रहे हैं, हांगकांग, सिंगापुर, यानी कि ये वो इदारे थे जो हांगकांग से निकल के यहाँ पे आए थे, अब वापस जा रहे हैं। और हांगकांग जाने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे एक शेल्टर मौजूद है और वो शेल्टर है चाइना का। पाकिस्तान के पास एक वी हैव टू प्ले अ गेम ऑन द अदर साइड। अगर हम उन तमाम इदारों में से कुछ इदारों को पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो जाते हैं, बैंक्स को लाने में कामयाब हो जाते हैं, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को लाने में कामयाब हो जाते हैं, उनके हेड ऑफिस पाकिस्तान में आ जाते हैं, और हम ये साबित कर देते हैं कि हम टेक्निकली आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ मोर सेफ टू बी इन पाकिस्तान। ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो फातिमा इसका इम्पैक्ट ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के फ़ायदे में भी जा सकता है। लेकिन रिसेंटली मुझे ये नज़र आता है कि वो जो $42 बिलियन की जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस थी जो पिछले साल हुई है और जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मज़ीद बढ़ेगी ड्यू टू द मिडल ईस्ट क्राइसिस, इसमें कोई कमी हो सकती है या वो ग्रोथ नहीं होगी, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।